बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री एंड नॉलेज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर रिजवान यूनुस। आज का हमारा टॉपिक है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 एंड पोर्टफोलियोज़ के 1946 की अबूरी हुकूमत और वज़रा के कलमदान कि उनको कौन कौन सी वजारतें दी गईं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका पस मंज़र। 1946 में चूँकि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे और इससे कबल दिसंबर 1945 ईस्वी में मरकज़ी असम्बलियों के इंतखाबात हुए। मरकज़ी इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने अपने लिए मखसूस 30 नशिस्तों को जीत लिया और क्लीन स्वीप किया, जबकि सूबाई नशिस्तों में 492 में से 428 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने तकरीबन 88% के तनासब से जीत लीं। उसके बाद 24 मार्च 1946 ईस्वी को बरतानवी वज़ीर आज़म क्लेमेंट एटली ने एक काबीना मिशन हिंदुस्तान भेजा। इसको काबीना मिशन इसलिए कहा जाता था कि ये बरतानवी काबीना के 3 वज़रा पर मुश्तमिल था। ये सियासी सूरत हाल के कंट्रोल और उस वक्त के जो अबूरी हुकूमत का क़याम था उसके लिए हिंदुस्तान आया। काबीना मिशन अरकान सर स्टीफोर्ड क्रीप्स, सर एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो ये 3 जो मेंबरान थे वो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरक और दूर अंदेश सियासतदान तस्वर किए जाते थे अपने वक्त के। क्लेमेंट एटली जिन्होंने इस मिशन को भेजा वो 26 जुलाई 1945 ईस्वी से 26 अक्टूबर 1951 ईस्वी तक बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे और उन्हीं की दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुए। क्लेमेंट एटली 1883 ईस्वी में पैदा हुए और 1967 ईस्वी में उनका इंतकाल तकरीबन 84 बरस की उम्र में हुआ। उसके बाद सर स्टीफोर्ड क्रीप्स की अगर बात की जाए, सर स्टीफोर्ड क्रीप्स बहुत ही ज़ीरक सियासतदान थे। वो 24 अप्रैल 1889 यानी 1889 को पैदा हुए और 21 अप्रैल 1952 ईस्वी को तकरीबन 63 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 1942 में जो यक रुकनी कमीशन हिंदुस्तान आया था तो वो सर स्टीफोर्ड क्रीप्स पर ही मुश्तमल था। उसके बाद एल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, वो भी बहुत अहम शख्सियत थी जिन्होंने बरतानवी सियासत में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद अगर सर पैथिक लॉरेंस की बात की जाए तो उनको खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि वो हिंदुस्तान के सेकंड लाख सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जिसे वज़ीर बराए अमूर हिंद भी कहा जाता था। वो 3 अगस्त 1945 ईस्वी से 17 अप्रैल 1947 ईस्वी तक हिंदुस्तान में सेकंड लॉ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहे थे। वो 1871 ईस्वी में पैदा हुए और 90 बरस की उम्र में 1961 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। तो काबीना मिशन ने जो अपनी तजावीज़ मुरतब की उस पर हूबहू अमल नहीं हो सका, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तजावीज़ तस्लीम भी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद काबीना मिशन प्लान जो था वो कांग्रेस ने नहीं तस्लीम किया और इंडिया जो बरतानवी गवर्नमेंट थी उसने बदअहदी की। तो उसके बाद फिर जब अबूरी हुकूमत के क़याम का मरहला सामने आया तो अबूरी हुकूमत के क़याम में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। 22 जुलाई 1946 ईस्वी को हिंदुस्तान के सेकंड लास्ट यानी 33वें वायसराय जो थे सर लॉर्ड वेवल, उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू को खतूत लिखे जिसमें अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए तजावीज़ दी। 23 जुलाई यानी अगले दिन पंडित नेहरू ने इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया और 8 दिन बाद 31 जुलाई 1946 ईस्वी को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। इसमें लॉर्ड वेवल ने यह तजवीज़ दी थी कि 14 रुकनी काबीना तरतीब दी जाएगी, अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। इसमें 6 वज़रा कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे और 3 माइनॉरिटी जो हैं निचले दर्जे की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें से एक फ़र्द लिया जाएगा, यानी कि जिसमें ईसाई, सिख या दलित वगैरह शामिल थे। तो नेहरू और कायद-ए-आज़म दोनों ने इसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद फिर लॉर्ड वेवल ने 6 अगस्त 1946 ईस्वी को दोबारा ख़त लिखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर पैथिक लॉरेंस के कहने पर
कि आप पंडित नेहरू को हुकूमत बनाने की दावत दें। तो पैथक लॉरेंस जो था वो हिंदुओं का और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा तरफदार था। तो लॉर्ड वेवल ने पैथक लॉरेंस के कहने पर 6 अगस्त 1946 को दोबारा ख़त लिखा। 2 दिन बाद यानी 8 अगस्त 1946 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की तश्कील पर आमादगी का इजहार किया गया। 17 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड वेवल को ख़त लिखा कि कांग्रेस अकेली हुकूमत बनाना चाहती है, हम मुस्लिम लीग को इसमें वजारतें नहीं देना चाहते। लेकिन लॉर्ड वेवल ने नेहरू को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग की जो सीटें हैं वो वेकेंट या खाली रखी जाएं। अगर मुस्लिम लीग वक्ती तौर पर नहीं शामिल होती तो उनकी सीटें आप खाली छोड़ दें, आप अपनी सीटें फिल करें। यानी जो 6 सीटें कांग्रेस के लिए मखसूस थी और बाकी जो 3 माइनॉरिटीज़ के लिए, तो टोटल 14 में से 15 सीट जो 9 सीटें हैं वो आप फिल कर लें। तो उसके बाद 24 अगस्त को 7 दिन बाद लॉर्ड वेवल ने नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया कि ठीक 8 दिन बाद जो है वो गवर्नमेंट तश्कील दे दी जाएगी, यानी कि इंटरम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस अबूरी हुकूमत का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया और उनकी सरकर्दगी में मज़ीद जो 13 काबीना के मेंबरान थे वो भी तश्कील पाए। तो उसमें सबसे पहले अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि लॉर्ड वेवल जो थे ये बरसगीर में बरतानवी हुकूमत के 33वें वायसराय थे। बरतानिया के कुल 34 वायसराय हिंदुस्तान आए थे। उनके बाद लॉर्ड जो माउंटबेटन थे तो वो उसमें यानी कि आखिरी वायसराय बन के आए। लॉर्ड माउंटबेटन का असल नाम लुइस फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन था। तो उनको जो शॉर्ट टर्म में उनको माउंटबेटन कहा जाता था। तो वो हिंदुस्तान में 34वें और आखिरी वायसराय बन के आए। अगर हम लॉर्ड वेवल की बात करें तो लॉर्ड वेवल जो हैं ये 5 मई 1883 ईस्वी को पैदा हुए और 24 मई 1950 ईस्वी को इनका तकरीबन 67 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। वो 1 अक्टूबर 1943 ईस्वी से 21 फरवरी 1947 ईस्वी तक बरतानिया के वायसराय रहे। तो लॉर्ड वेवल ने जब पैथक लॉरेंस के कहने पर हुकूमत तश्कील दे दी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें वज़ीर आज़म थे। इसके अलावा उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के ओहदे भी थे। मतलब कि अमूर ख़ारजा और दौलत मुश्तरका के जो ओहदे थे वो भी उन्होंने अपने पास रखे थे। ये दोनों वजारतें अपने पास थी जी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इमरान खान से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने काफ़ी अरसे तक तकरीबन 4.5 साल तक वजारत ख़ारजा का ओहदा या कलमदान अपने पास रखा था। तो इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में वजारत ख़ारजा और दौलत मुश्तरका का कलमदान अपने पास रखा। उसके बाद जो दूसरे मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको भारत में मर्द आहन या आयरन मैन, लोहे की तरह मजबूत आदमी कहा जाता है। तो उनको वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया गया, यानी होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुकर्रर किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बाद में भारत के पहले सदर भी बने और इंडिया के आइन की तश्कील में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। तो उनके पास फूड और एग्रीकल्चर की वजारतें थी, यानी कि वो वज़ीर खुराक और वज़ीर ज़राअत थे। राजेंद्र प्रसाद आइनी लिहाज से बहुत महारत रखते थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तश्कील में जो उन्होंने किरदार अदा किया वो इंडिया की तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद जो चौथे मिनिस्टर थे वो राजगोपाल आचार्य थे। उनको एजुकेशन और आर्ट्स की मिनिस्ट्रीज दी गई, यानी उनको इस हुकूमत में वज़ीर तलीम और वज़ीर फ़नून बनाया गया। तो राजगोपाल आचार्य फार्मूला भी बहुत ज़्यादा मशहूर है जो उन्होंने 1944 ईस्वी में पेश किया था और वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से 21 जून 1948 को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए रवाना हो गए। तो भारत के जो पहले मकामी फ़र्द थे जिनको गवर्नर जनरल बनने का एजाज़ हासिल हुआ वो राजगोपाल आचार्य ही थे।
उसके बाद नंबर 5 पे थे आसफ़ अली। आसफ़ अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम मिनिस्टर थे। उनको ट्रांसपोर्ट और रेलवेज़ की वजारतें मिली, यानी कि वो वज़ीर मवासल ट्रांसपोर्ट और रेलवे थे, और उन्होंने इस अबूरी हुकूमत में इन वजारतों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद नंबर 6 पे थे जगजीवन राम। जगजीवन राम भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम लीडर थे। उनको लेबर की वजारत दी गई, यानी वो वज़ीर मजदूरी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले जो अपने अफराद नामजद किए थे उनमें शरत चंद्रा बोस भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा सर शफाअत अहमद ख़ान भी थे और सर सैयद अली ज़हीर भी थे। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने आमादगी ज़ाहिर की अबूरी हुकूमत में शमूलियत पर, तो शरत चंद्र बोस, उसके बाद सर शफाअत अहमद ख़ान और सैयद अली ज़हीर को फिर क्विट करना पड़ा। फिर उनको दस्तबरदार कर दिया गया इस अबूरी हुकूमत से, ताकि मुस्लिम लीग को 5 वजारतें दी जाएँ। तो ये जब कांग्रेस ने ये अपने पोर्टफोलियोस मुकम्मल कर लिए 6, और इसके अलावा फिर जो बाकी जो 3 माइनॉरिटीज़ थी उनको भी उनको सीटें अता कर दी गई। इस दौरान मुस्लिम लीग के साथ जो थे गुफ्तशरीन लॉर्ड वेवल की जारी रही, और आखिरकार 25 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने भी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपने ओहदों का हल्फ उठाया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इसमें 5 वजारतें मिली थीं, जिसमें राना लियाकत अली ख़ान, यानी कि जो मजमूई तौर पर 7वें वज़ीर थे इस काबीना के, और मुस्लिम लीग के पहले वो वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किए गए, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आई चुंद्रीगर, जिनका पूरा नाम इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर था, उनको वज़ीर तजारत या कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद सरदार अब्दुल रब निश्तर, उन्हें मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस बनाया गया, यानी वज़ीर मवासलात। उसके बाद राजा गजनफर अली ख़ान, उन्हें वज़ीर सेहत बनाया गया, यानी हेल्थ मिनिस्टर। और उसके बाद जो 5वें वज़ीर थे मुसलमानों के, वो जोगिंदर नाथ मंडल थे, जिन्हें वज़ीर कानून या मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी लेजिस्लेचर की जो वजारत थी वो उनके सुपुर्द की गई। अगर हम क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की पहली काबीना देखें, तो उसमें भी जो ये इन्हीं 5 वज़रा में से जो वज़ीर थे 4, उनको सेम तकरीबन वही वजारतें दी गई। मसलन आई चुंद्रीगर को इंडस्ट्री और तजारत का ही वज़ीर बनाया गया। उसके बाद जो सरदार अब्दुल रब निश्तर थे, उन्हें वज़ीर मवासलात ही पाकिस्तान की पहली काबीना में रखा गया। राजा गजनफर अली ख़ान जो वज़ीर सेहत थे 1946 की गवर्नमेंट में, उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर के भी महकमे साथ दिए गए, यानी वो फूड एग्रीकल्चर एंड हेल्थ के मिनिस्टर थे पहली पाकिस्तानी काबीना में। और उसके बाद जो जोगिंदर नाथ मंडल थे, उन्हें वज़ीर कानून और मजदूरी तैनात किया गया था पाकिस्तान की पहली काबीना में। तो पाकिस्तान ने एक अछूत हिंदू को शामिल करके ये बावर किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उस वक्त के मुसलमान ना सिर्फ मुसलमानों ऑल इंडिया मुस्लिम ना सिर्फ मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, बल्कि जो उस ज़िम्मी होंगे, यानी वो गैर मुस्लिम जो किसी इस्लामी रियासत में रहते हों, उनको भी बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे। तो उसके बाद माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि 11 सीटें तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने फिल की। बाकी जो 3 मिनिस्टर थी वो लो कास्ट जो माइनॉरिटीज़ थी उनको दी गई, जिसमें नंबर 1 पे ईसाई थे, जो कि जोहान मैथाई थे, JOHANN, मैथाई MATTHAI, जॉन मैथाई। उनको इंडस्ट्रीज़ और सप्लाईज़ का मिनिस्टर बनाया गया, यानी दूसरे अल्फाज में वो वज़ीर सनतो हरफत थे। उसके बाद CH बाबा जो थे वो भी एक अहम माइनॉरिटी लीडर थे। उनको वर्क्स, माइंस और पावर की वजारतें दी गई, यानी कि वज़ीर काम, कानूनी या मादनियात, दूसरे अल्फाज में वो इनके वज़ीर थे। और उसके बाद बहुत ही अहम वजारत जो थी वो सिखों के बहुत ही मशहूर लीडर सरदार बलदेव सिंह को दी गई, और वो थी वजारत दफ़ा। तो वजारत दिफा जो थी, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो सरदार बलदेव सिंह के अंडर थी। तो ये 14 मिनिस्टर थे, यानी 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के और 3 माइनॉरिटीज़ के। तो इन्होंने बाद में अपने जो मुतलका ममालिक थे उनमें भी अहम किरदार अदा किया, और तकरीबन वो इन्हीं वजारतों पर फायज़ रहे।
और ये हुकूमत 1946 ईस्वी से तक़सीम हिंदुस्तान 1947 ईस्वी तक ये कायम रही। और इन्होंने जिसमें सबसे अहम के जो मशहूर लियाकत अली ख़ान साहब की वज़ारत ख़जाना का वो बजट था जो उन्होंने 28 फरवरी 1947 ईस्वी को पेश किया, जिसे गरीब आदमी का बजट भी कहा जाता था, जिसमें उन्होंने हिंदू बनियों और जो जागीरदार हिंदू थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया और जो गरीब लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मराहत का ऐलान किया, इसलिए इसे गरीब आदमी का बजट कहा जाता है। तो ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन कराम, ये इंटरिम गवर्नमेंट बहुत ही अहम इवेंट था हिंदुस्तान की हिस्ट्री का। और इसमें जो वजारतें थी वो अक्सर कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे और कई जो टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स वो भी कहते थे कि इस पर भी आप एक वीडियो बनाएं। तो ये मैंने आपके लिए ये वीडियो तश्कील दी है, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारा चैनल हिस्ट्री एंड नॉलेज बाय प्रोफेसर रिजवान यूनुस ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।